दोस्तों बस काफ़ी दिन हो गए थे, सोचा कुछ बात की जाए आप लोगों से। कुछ ऐसे मौज़ूआत पर बात की जाए जो कभी कभार उलझन का सबब बन जाते हैं। दिल चाहता है कि दोस्तों से पूछा जाए कि उनका इस मामले में क्या ख़्याल है, वो कैसा सोचते हैं, कुछ सीखने का मौका मिले इस लिहाज से। तो यूँ ही एक आइडिया आया मेरे जहन में कि कुछ फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने रखूँ और फिर आपसे पूछूँ कि आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, और देखूँ क्या डिस्कशन चलती है और क्या मौके मिलते हैं। इस तरह से मेरा ख़्याल है कि एक एकेडमिक एनवायरनमेंट बनेगा, एक डिस्कशन का, और एक एक मसरूफ़ियत डेवलप होगी जिससे कुछ ना कुछ सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। तो मैं 4-5 आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स रखता हूँ फ़िलासफ़िकल, और देखता हूँ किस तरह से चलता है मामला, और उसके बाद कुछ सवालात रखूँगा आपके सामने। अगर ये मामला अच्छा चला तो फिर ये कंटिन्यू करेंगे, और हम ऐसे ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं लाकर आपके सामने रखता रहूँगा, और हम लोग उसको यूँ डिस्कस करते रहेंगे, और थोड़ा-सा एक महफ़िल जम जाएगी फ़िलासफ़िकल सी। पहला तो कॉन्सेप्ट जो है वो एलेगरी ऑफ केव का कर लेते हैं, जो हमारे प्लेटो का था। प्लेटो का आपको याद होगा कि उन्होंने एक एलेगरी कहते हैं किसी एक स्टोरी को, तो एक ऐसी स्टोरी दी थी उन्होंने केव की, यानी गार की। और उन्होंने कहा था कि साहब एक ऐसे गार को आप ख्याल कीजिए कि एक ऐसा गार है जिसके अंदर बहुत से प्रिजनर्स हैं, और वो प्रिजनर्स इस तरह से बंद हैं कि वो अपना सर नहीं हिला सकते, और उनके पीछे आग जल रही है, और सामने जो है कुछ उनके और आग के दरमियान कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेडो आ रहे हैं, और वो उन शेडोज़ को रियल शेडो समझते हैं। लेकिन होता यह है कि उन प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर या एक कैदी जो है वो निकल कर बाहर चला जाता है। बाहर आता है गार से, तो वो देख के हैरान हो जाता है कि जिन चीज़ों के शेडो बन रहे थे, यानी वो जो दरख्त था या जो कोई भी चीज़, पत्ते थे या कोई भी चीज़ ऐसी टहनी थी, वो शेडो जो अंदर बन रहे थे वो तो असल में फॉर्म है, इटर्नल फॉर्म्स हैं। और जो चीज़ अंदर बन रही थी वो तो खाली उनके सेंसेशन में आ रही थी, वो तो खाली परसेप्शन है। तो उन्हें उसको समझ में आ गया कि साहब असल में हकीकत कुछ और है और मीनिंग कुछ और है। तो यूँ एक शक्ल उसके सामने बन गई, और उसने कहा कि साहब हमें एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर रियलिटी को जानना ही पड़ेगा, तभी हमें रियलिटी मिलेगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जब आगे बड़ा और फैलता चला गया, तो फिर उसने एक सोल का, यानी मीनिंग का, जिसको हम फॉर्म कहते हैं, यानी एक इटर्नल मीनिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया, और मटीरियल के पीछे, और उसको रिलीजन ने उसका बेनिफिट लिया। ये अलग बात कि उनके अपने शागिर्द जो थे एरिस्टोटल, उन्होंने उसको इतना एक्नॉलेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी नॉलेज होती है वो असल में सेंसेस की नॉलेज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमें सेंसेस से मिलती है, उसी की ऑब्जर्वेशन, उसी की ही जो नॉलेज है, वो हमको पूरी एक जर्नल हमें जिसे कहते हैं लाइफ के हवाले से और ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हमें रियलिटी का हमें पता देती है। तो यूँ एक कॉन्सेप्ट था एलेगरी ऑफ केव का, प्लेटो का। सवाल मैंने जो सोचा वो ये कि अगर आपको मालूम हो जाए कि आप जिस ज़िंदगी को गुजारते रहें या जिस दुनिया में रहते हैं, वो पूरी की पूरी एक फ़रेब थी, वो पूरा का पूरा एक आपका एक धोखा था, आँख का धोखा था, तो क्या आप अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में ये जानना चाहेंगे कि आखिर हकीकत क्या है? क्या आप उस कंफर्ट जोन से निकलकर उस हकीकत को, उस तलखी को, उस सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे, या आप सोचेंगे नहीं यार ऐसा नहीं है, बस यही अपना वहम की दुनिया जो थी, जो कुछ भी जैसा भी है हम उसी आलम में ज़िंदगी गुजारेंगे? तो ये पहला सवाल है मेरा एलेगरी ऑफ केव के हवाले से। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में आया वो शिप ऑफ थीसिस का था। थीसिस जो थे वो एक बड़े लेजेंडरी ग्रीक हीरो थे, और उनका एक शिप था। वो शिप जो था वो वुड का बना हुआ था, और वक्त के साथ साथ पुराना होता जा रहा था। अच्छा, पुराना होता जा रहा था तो उसके जो प्लैंक्स थे, जो उसके पीसेस थे, वो टूट टूट के गिर रहे थे। तो नए पीसेस और नए उसके जो लगते जा रहे थे। तो हुआ क्या कि वो शिप जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होता चला गया पुराना होने की वजह से, तो पुराने शिप में नए जो पीसेस लगते चले गए, तो पूरा नया शिप तैयार हो गया। पुराने जो पीसेस गिरे थे वो भी फिर जमा किए गए, और उनसे भी एक शिप तैयार कर लिया गया। तो अब सवाल यह है कि कौन सा शिप असली है? वो शिप जो डिस्ट्रॉय हुआ और दोबारा से उन्हीं पीसेस से बना, या वो शिप जो वक्त के साथ साथ बदलता चला गया और उसमें नए पीसेस लगे और वो ऐसी का वैसे एक नया शिप भी तैयार हो गया? तो उन दोनों शिप्स में कौन सा शिप जो है वो असली है? अच्छा, अब ये जो फिलोसफिकल जो एक सिनेरियो दिया गया है, ये आइडेंटिटी के हवाले से बहुत अहम है। यानी ना सिर्फ पर्सनल आइडेंटिटी के लिहाज से, बल्कि ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी के लिहाज से, बल्कि आइडियोलॉजीज़ की आइडेंटिटी के लिहाज से, किसी भी लिहाज से। बचपन में हम जब छोटे होते हैं तो हमारा सेलुलर मटेरियल चेंज होता चला जाता है। नौजवानी में कुछ और हो जाते हैं, जवानी में कुछ और हो जाते हैं, बुढ़ापे में कुछ और हो जाते हैं। तो हमारी हकीकत क्या है? हम कौन से ओरिजिनल हैं, छोटे वाले या इस उम्र के? कौन से हम ओरिजिनल हैं? बिल्कुल ऐसे ही इस चीज़ को आप आइडियोलॉजी के ऊपर अगर इंप्लीमेंट करें, तो आइडियोलॉजी जो प्योर फॉर्म में होती है बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलती चली जाती है और एक अलग शेप उसकी बन जाती है। तो कौन सी आइडियोलॉजी जेन्युइन है, वो
जो ओरिजिनली थी, या ये जो बदलती चली गई और वक्त के साथ साथ उसकी शक्ल बदलती चली गई। तो ये जो फ्लूइडिटी है आइडेंटिटी की, उसकी हकीकत को पहचानने के लिए ये एक अहम सिनेरियो है। इससे एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को पता चल जाता है। यहाँ पर सवाल जो मेरे जहन में था वो यही था कि अगर फ़र्ज़ करें कि वक्त के साथ साथ आपका जिस्म बदलता चला गया है, जैसे कि फ़र्ज़ क्या बदलता ही चला गया है, या आपकी असल शक्ल जो बिल्कुल बदल गई है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी असल आइडेंटिटी कौन सी है? वो वाली आइडेंटिटी, वो असल थी आपकी, वो हकीकत थी आपकी, या ये जो चेंज होने के बाद अब आपकी नई आइडेंटिटी बनी है, ये असल आइडेंटिटी है? तो यूँ ये एक शिप ऑफ थीसिस के ऊपर एक सवाल। अच्छा साहब, उसके बाद हम तीसरा सवाल जो है वो इथिक्स के हवाले से करेंगे। इथिक्स के हवाले से एक प्रॉब्लम है, द ट्रॉली प्रॉब्लम कहलाता है वो। कोई भी नाम रख दें उसका, लेकिन ट्रॉली प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि सिनेरियो ये है कि साहब एक ट्रेन है, जा रही है और आप खड़े हैं वहाँ पर, आप देख रहे हैं कि एक लीवर लगा हुआ है और जहाँ ट्रेन सीधी सीधी जा रही है और वहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं। अगर ट्रेन चले गई तो वो 4 आदमी मर जाएंगे, लेकिन अगर आपने वो लीवर दबा दिया तो ट्रॉली दूसरी तरफ चली जाएगी ट्रेन की, और वहाँ पर एक आदमी खड़ा है, वो मर जाएगा। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या करें। अगर आप लीवर दबाते हैं तो एक इनोसेंट आदमी मरता है, 4 आदमी बचते हैं। अगर आप नहीं दबाते हैं तो 4 आदमी तो मरते ही मरते हैं। यानी इसको अगर हम और भी इसमें इमोशन भी डाल दें तो ऐसा कर लीजिए कि एक पानी की कश्ती है, उसमें आप बैठे हुए हैं और उसमें ऐसा है कि कश्ती डूब रही है। अगर आप एक आदमी को फेंक देते हैं, किसी मासूम आदमी को, तो 5 आदमी जो दूसरे बैठे हुए हैं वो बच जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसी आदमी को फेंक देंगे, या आप ट्रॉली का लीवर दबा देंगे, एक आदमी को मरवा देंगे 4 आदमी को बचाने के लिए? ये इथिक्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें यूटिलिटेरियन इथिक्स की बात की गई है। ये यूटिलिटेरियन इथिक्स कहलाती है। मतलब ये कि द ग्रेटर गुड्स के लिए ग्रेटर नंबर्स, जैसे कि मिलिट्री में होता है, जैसा कि मेडिकल इथिक्स में होता है, ये यूटिलिटेरियन इथिक्स कहलाती है। दूसरी जो इथिक्स है उसको हम कहते हैं डेमेटोलॉजिकल इथिक्स। डेमेटोलॉजिकल इथिक्स जो है वो डेमोट जो है ना, वो एक यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब है ड्यूटी का, मतलब एक यूनिवर्सल ड्यूटी है। ये मजहबी इथिक्स कहलाती है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, बस वो आपके इंस्टिंक्ट ड्राइव के ऊपर है। लिहाजा आप कोई लॉजिक नहीं, आपने कहना है ये काम अच्छा है तो मैं करूँगा, ये काम बुरा है तो मैं नहीं करूँगा। ये दूसरी इथिक्स कहलाती है। तो ये इथिकल डिलेमा है जो हर वक्त आपको ज़िंदगी में नज़र आता है, और आपको डिसाइड करना होता है कि आप यूटिलिटेरियन इथिक्स पे जाएं या डेमेटोलॉजिकल इथिक्स पे जाएं, और क्या फ़ैसला करें। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर एक बेगुनाह शख्स जो है उसको जानबूझकर नुकसान पहुँचाकर आप बहुत से हज़ारों लोगों को बचा सकते हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये इथिक्स सही है? यानी आप एक आदमी का कातिल कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? अच्छा साहब, उसके बाद अगले सिनेरियो पे चलते हैं। शिप ऑफ थीसिस की बात हो गई, ट्रॉली प्रॉब्लम की बात हो गई, डिटर्मिनिज्म की बात कर लेते हैं और फ्री विल की बात कर लेते हैं। डिटर्मिनिज्म फ्री विल का भी एक बहुत पुरानी एक डिबेट चल रही है, बड़ी स्ट्राइकिंग है, जो इंसान की सोल पर जाकर लगती है कि साहब दुनिया में जो कुछ भी है वो डिटर्मिन्ड है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी तयशुदा है। यानी एक कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो फिज़िक्स के रूल्स के लिहाज से हो, वो कॉज एंड इफेक्ट्स ही हैं जो आपकी पैदाइश से भी बहुत पहले से चल रहे हैं और उसी के इफेक्ट सामने आते हैं। तो फिर आपकी फ्री विल क्या है? क्योंकि जो कुछ भी आप करते हैं वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आप कैसे किसी भी काम के जिम्मेदार होंगे? तो यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि आपकी मोरालिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अखलाकियात, आपके आपका जो भी अमल है उसके आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए कि हर चीज़ कॉज एंड इफेक्ट से आ रही है। तो एक डिटर्मिनिज्म और एक फ्री विल के दरमियान ये एक ग्रे एरिया है जो आपको बीच में खड़ा कर देता। लेकिन फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं साहब, कॉम्पेटिबिलिज्म एक चीज़ कहलाती है, वो होती है। कॉम्पेटिबिलिज्म का मतलब ये है कि नहीं, एक हद तक आपको मौका दिया जाता है कि आप डिसाइड करें। फ्री विल का एक चांस होता है, उसके बाद आपका वो डिटर्मिनिज्म के उसमें नहीं आती, क्योंकि आपको चॉइसेस होती हैं ज़िंदगी में, उन चॉइसेस के लिहाज से आप फैसला करते हैं। न्यूरोसाइंस ने उसको भी गलत साबित किया, कॉम्पेटिबिलिज्म को कहते हैं नहीं साहब ऐसा नहीं है, ब्रेन जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है, पहले से डिसाइड कर लेता है, उसके बाद फिर आप फैसला करते हैं। मतलब इनके ब्रेन डिटर्मिनिज्म पर ही चल रहा होता है। अब सवाल वही आ जाएगा, सवाल यही आएगा कि अगर तमाम फैसले हमारी जेनेटिक्स, हमारी पैदाइश, हमारे हालात के कॉज एंड इफेक्ट के नतीजे में है, तो क्या आप इंसान के किसी भी अमाल पर उसको ज़िम्मेदार करार देंगे? इसका जवाब आप क्या सोचते हैं, मुझे बताइएगा। अच्छा साहब, एक और पर आ जाइए अब आप, मेरा ख्याल इसको हम लास्ट कर लेते हैं, एग्जिस्टेंशनल एंगेस्ट पर कर लेते हैं। एग्जिस्टेंशनल एंगेस्ट कहते हैं एंग्जाइटी को, डीप एंग्जाइटी को।
ये बहुत ही ऐसी रियलाइजेशन है जो इंसान को पैरालाइज कर देती है बिल्कुल मेंटली तौर पर। यानी ये कि जब कभी आपको अंदाज़ा हो जाए कि ज़िंदगी जो है उसके कोई प्री डिटरमिन्ड मायने नहीं है, ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बिना मीनिंग्स किए एक इत्तेफाक से आपको मिल गई है और वो इत्तेफाक से ख़त्म हो जाएगी, और ये जो यूनिवर्स है उससे आपका कोई लेना देना भी नहीं है, कोई इंडिफरेंट रहती है, और आप अक्सर देखते हैं वो इंडिफरेंट ही रहती है। आपकी तमाम स्ट्रगल जो ज़िंदगी में होती है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, ये एग्जिस्टेंशनिज्म कहती है। उस पर ज़ाहिर बात है फ़िलासफ़िकली काम हुआ है, मतलब सोरेन किरकेगार्ड ने इसको डिजीनेस ऑफ फ्रीडम कहा है। डिजीनेस वो कहते हैं, डिजीनेस का मतलब भी उनके नज़दीक एंग्जाइटी है असल में, और फ्रीडम का मतलब ये है कि जब आपको अथॉन्टिसिटी मिल जाए और आपको खुद फैसला करना पड़े। क्योंकि सोरेन जो किरकेगार्ड थे वो मजहबी आदमी थे, तो उन्होंने कहा था कि साहब आप लीप ऑफ फेथ के ज़रिए से, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से, अथॉन्टिसिटी के ज़रिए से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि ज़िंदगी के मायने नहीं है, लेकिन इस तरह से आप मायने क्रिएट कर सकते हैं। मगर फिर बाद में मार्टिन हाइडेगर आते हैं। मार्टिन हाइडेगर कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, जो डिजीनेस है ये असल में फेयर है, और ये जो आप कह रहे हैं ना फ्रीडम, ये फ्रीडम नहीं है, एम्प्टीनेस है, कि आपको एम्प्टीनेस का एक फेयर, एक खौफ मिलता है। ये जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बाद में। और इसका हल जो है वो मज़हब में नहीं है। उन्होंने कहा इसका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ क्रिएशन में है, अथॉन्टिसिटी में है, अपने मीनिंग खुद डेवलप करने में, और कुछ नहीं है। फिर जैन पॉल सार्त्र ने भी यही कहा कि अपना एसेंस खुद डेवलप करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो। और फिर कामो आए तो कामो ने भी यही कहा कि साहब ये जो है एब्सर्ड है लाइफ, उसको आप गले से लगा लें और अपनी मीनिंग खुद डेवलप कर लें, एक अथॉन्टिसिटी ज़िंदगी में क्रिएट करें और ज़िंदगी गुजार दें। इस एग्जिस्टेंशनल एंग्जाइटी के ऊपर सवाल यह है कि अगर ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है, उसका कोई तयशुदा मीनिंग नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि ज़िंदगी जो है बिल्कुल बेमानी हो गई है? आप कहते हैं कि ठीक है साहब, अब करना क्या है, जब ज़िंदगी बेमानी है तो ठीक है, एंजॉय करो, गुजार दो। और या फिर आप समझते हैं कि आपको आज़ादी मिली है, इसका फ़ायदा उठाया जाए और मीनिंग क्रिएट किया जाए और ख़ुद की तख्लीक की जाए। आप क्या समझते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से क्या चीज़ डेवलप होती है, खुद आपके लिए क्या डेवलप होती है? तो ये 4-5 सवाल हैं, इनके देखिएगा आप, मतलब मुझे बताइएगा, ताकि मुझे कुछ आपसे सीखने का मौका मिले कि एलेगरिक ऑफ केव, डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल, शिप ऑफ थियोसिस, और यूटिलिटरिज्म एंड डेमेटोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियल एंगेस्ट, इसके ऊपर इन सवालों का मैं लिख भी दूंगा फेसबुक